गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने जितने भी टॉपिक्स कवर किए हुए हाईवे के उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नागपुर रोड प्लान इज बेस्ड ऑन, जो नागपुर का रोड प्लान है वो किस पे बेस्ड है। ठीक है, तो आपका दिया गया है ब्लॉक पैटर्न, स्टार एंड ग्रिड पैटर्न, स्टार एंड सर्कुलर पैटर्न एंड हेक्सागोनल पैटर्न। तो जो नागपुर रोड प्लान है वो स्टार एंड ग्रिड पैटर्न पे बेस्ड था। किस पे बेस्ड था? स्टार एंड ग्रिड पैटर्न। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द सैचुरेशन सिस्टम ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑप्टिमम रोड लेंथ इज बेस्ड ऑन। तो जो सैचुरेशन सिस्टम होता है ऑप्टिमम रोड लेंथ को किस पे बेस्ड रहता है? तो हमने पढ़ा है ये किस पे बेस्ड है। पॉपुलेशन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ बोथ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्शन। क्या क्या देखा जाता है? पॉपुलेशन और प्रोडक्टिविटी देखा जाता है एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर का उस एरिया में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसका आंसर आपका डी। थर्ड क्वेश्चन, द कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सप्रेसवे वाज प्लान्ड फॉर फर्स्ट टाइम बाय। तो हमने पढ़ा है कि एक्सप्रेसवे का सबसे जो पहला प्लानिंग हुआ था किसके तहत हुआ था? बॉम्बे प्लान के तहत। सेकेंड 20 ईयर प्लान के तहत एक्सप्रेसवे को लाया गया था, जिसको बॉम्बे रोड प्लान के नाम से भी जाना जाता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट साइंटिफिक मेथड ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन वाज मेड बाय मैकडम। रीजन ऑफ दिस आर। जो मैकडम मेथड है उसको फर्स्ट साइंटिफिक मेथड बोला गया है। क्यों बोला गया है उसको देखते हैं, क्यों बोला गया है। ठीक है, पहला, इट इज रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ सब ग्रेड ड्रेनेज। इसने रिकॉग्नाइज किया कि सब ग्रेड ड्रेनेज कितना इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ मटेरियल्स आर यूज्ड इन सच अ वे दैट सुपीरियर मटेरियल इन टॉप लेयर एंड इंफीरियर मटेरियल इन लोअर लेयर, कीपिंग द व्यू ऑफ स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। स्ट्रेस कहाँ पे ज़्यादा होगा? टॉप लेवल पे, इसलिए टॉप लेवल में कौन सा क्वालिटी का मटेरियल होना चाहिए? सुपीरियर क्वालिटी का। और स्ट्रेस सबसे कम किस में होगा? बिलो द डेप्थ। जितना बिलो जाते जाएंगे स्ट्रेस कम होते जाएगा। तो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से उन्होंने सुपीरियर क्वालिटी को टॉप में लिया और इंफीरियर क्वालिटी को नीचे। इसलिए बोला जाता है कि ये क्या है? फर्स्ट साइंटिफिक मेथड। क्या है? फर्स्ट साइंटिफिक मेथड। मैकडम मेथड को क्या बोला गया है? फर्स्ट साइंटिफिक मेथड। किस बेसिस से बोला गया? ये दोनों रीजन की वजह से कि सब ड्रेनेज, सब ग्रेड में ड्रेनेज जो है मेंटेन करना स्टार्ट किया जाता है अप टू द बेस। ठीक है, तो बोथ ए एंड बी का ऑप्शन दिया हुआ है, सी आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इन 1927 जयकर कमिटी वाज सेटअप। 1927 में क्या है आपका? जयकर कमिटी was set up to examine and report road development in India, based on which certain institutes are subsequently set up। पहले क्या आया? जयकर कमेटी आया, उसके बाद बहुत सारी कमेटियां आई उसके बेसिस पे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर द डायरेक्ट आउटकम ऑफ जयकर कमेटी। तो इसमें से कौन सा जो कमेटी है डायरेक्ट आउटकम था या ऑफशूट था जयकर कमेटी का? तो जयकर कमेटी के रिकमेंडेशन के बेसिस पे हमारा क्या आया था? इंडिया रोड कांग्रेस, IRC। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? IRC ए। क्या हो जाएगा? IRC 1934 में आया था IRC। ठीक है, प्योरली बेस्ड ऑन जयकर कमेटी था। ठीक है, डायरेक्ट आउटकम था जयकर कमेटी का। नेक्स्ट चलते हैं, द सेमी ऑफिशियल बॉडी सेटअप फॉर कंट्रोलिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ रोड एंड ब्रिजेस इन इंडिया। कौन सी सेमी ऑफिशियल बॉडी है जो कंट्रोल करता है और स्टैंडर्ड सेट करता है? किसके लिए? रोड एंड ब्रिजेस के लिए। हम लोग क्या, आप जनरली कौन सा वो करते हैं जब पेमेंट डिजाइन करते हैं? तो IRC। तो IRC ही है जो सेमी ऑफिशियल बॉडी है, कंट्रोल और स्टैंडर्ड डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी। आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, while providing hill road on the land। ठीक है, अगर हिल रोड में while providing hill roads the length that is aimed to be kept at minimum। जब हिल रोड बनाया जाता है तो कौन से लेंथ को मिनिमम रखा जाता है? तो किसको रखा जाता है? डायगोनल लेंथ को। किसको? डायगोनल लेंथ। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डायगोनल लेंथ।
चलिए नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं हाईवे अलाइनमेंट से क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एन इंडेक्स मैप यूज्ड इन हाईवे प्रोजेक्ट शो। इंडेक्स मैप क्या होता है, प्रोजेक्ट में क्या शो करता है। ठीक है, तो हमने दो मैप पढ़े थे, एक की मैप और दूसरा इंडेक्स मैप। की मैप क्या शो करता था, की मैप शो करता था जो भी एग्जिस्टिंग रोड है, प्रपोज्ड रोड है और उसके नियर बाई में जो भी अवेलेबल है। ठीक है, इंपॉर्टेंट लोकेशन। वहीं पे अगर हम इंडेक्स मैप की बात करें तो ये क्या बताता था, आसपास के पूरे टोपोग्राफी को बताता था, पढ़े थे। ठीक है, तो इंडेक्स मैप में आंसर क्या हो जाएगा आपका, द जनरल टोपोग्राफी ऑफ द एरिया। ठीक है, द पर्पज एंड एग्जिस्टिंग रोड एंड इंपॉर्टेंट प्लेस टू बी कनेक्टेड, ये क्या बताता है आपका, की मैप। क्वेश्चन में किसको पूछा गया है, इंडेक्स मैप। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या बोला गया है, द फॉलोइंग स्टेज दिया गया है कोई भी सर्वे का। ठीक है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दिस स्टेज इन इंजीनियरिंग सर्वे। अपने क्या बताना है, करेक्ट सीक्वेंस बताना है इंजीनियरिंग सर्वे का। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दिस स्टेजेस इन इंजीनियरिंग सर्वेस। तो हम लोग पढ़े हैं, सबसे पहले क्या होता है आपका, मैप स्टडी। क्या होता है, मैप स्टडी। तो 4। ठीक, फिर उसके बाद मैप स्टडी के बाद क्या किए थे हम लोग, रिकॉग्नाइजेंस सर्वे। तो आंसर हो जाएगा 1। मैप स्टडी के बाद क्या किए थे, रिकॉग्नाइजेंस सर्वे। उसके बाद प्रीलिमिनरी सर्वे 2। ठीक, उसके बाद 2 आया था अपना, एक फाइनल लोकेशन एंड डिटेल सर्वे। तो सबसे पहले डिटेल सर्वे करते हैं, उसके बाद आपका फाइनल लोकेशन। तो डिटेल सर्वे 3rd में और फाइनल लोकेशन 5 में। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 4 1 2 3 5, 4 1 4 4 4 1 2 3 5। आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी। क्या हो जाएगा, डी। क्लियर है, सीक्वेंस याद होना चाहिए। क्वेश्चन मैंने आपको बोला था कि डायरेक्टली सीक्वेंस से पूछा जाता है, कोई भी जो इंजीनियरिंग सर्वे है उसका सीक्वेंस किस पे बेस्ड है या किस तरीके से चलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द सर्वे इन विच फाइनल अलाइनमेंट इज सिलेक्टेड। कौन से सर्वे में फाइनल अलाइनमेंट को सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो फाइनल सर्वे में कि रिकॉग्नाइजेशन सर्वे में, प्रीलिमिनरी सर्वे में, नन। क्या होगा आपका, जब हम लोग प्रीलिमिनरी सर्वे करते हैं तो उसी में फाइनल लोकेशन डिसाइड हो जाता है, सॉरी फाइनल अलाइनमेंट डिसाइड हो जाता है। ठीक है, बेस्ट अलाइनमेंट भी बोल सकते हो। बेस्ट अलाइनमेंट किस में डिसाइड होता है या फाइनल अलाइनमेंट किस में डिसाइड होता है आपका, प्रीलिमिनरी सर्वे में। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टू बी सिलेक्टेड व्हाइल अलाइनिंग ए ब्रिज। जब ब्रिज का अलाइनिंग किया जाता है तो क्या चीज को सिलेक्ट नहीं किया जाता। तो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है, कर्व बेंड, नॉर्मल क्रॉसिंग, सैडल पास, नन। तो नॉर्मल क्रॉसिंग और सैडल पास तो रहता है, कर्व बेंड नहीं किया जाता। जब अलाइन किया जाता है ब्रिज को तो कर्व बेंड सिलेक्ट नहीं किया जाता है। ठीक है, बेंड ना हो ज्यादा बेटर है किसी भी ब्रिज में। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग हाईवे सर्वे एंड उसका आउटकम। कौन कौन से सर्वे से क्या क्या मिलता है। ठीक है, तो मैप स्टडी ऑब्लिगेटरी पॉइंट देता है, तो फर्स्ट का हो जाएगा आपका 4। ठीक है, रिकॉग्नाइजेशन सर्वे क्या देता है आपका, ग्रेड लाइन एंड सेंट्रल लाइन देता है। रिकॉग्नाइजेशन सर्वे क्या देता है, सेंट्रल लाइन ऑफ द रोड। प्रीलिमिनरी सर्वे हमने बताया था अलाइनमेंट के लिए रहता है, बेस्ट अलाइनमेंट ऑफ द रोड। आंसर क्या हो जाएगा 1। ठीक, और डिटेल सर्वे होता है क्रॉस ड्रेनेज लोकेशन के लिए, क्रॉस ड्रेनेज लोकेशन। ठीक है, तो 4 3 1 2 क्लियर है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 4 3 1 2 बी। नेक्स्ट चलते हैं, क्लियर है यहाँ तक, तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, सुपीरियर द रोड, अगर रोड सुपीरियर हो तो ऑप्शन में क्या किया गया है, स्टीपर द कैम्बर, जेंटल द कैम्बर, स्टीपर द सुपर एलिवेशन, लेसर द कॉस्ट। तो हमने पढ़ा है कि कैम्बर जो होता है, क्वालिटी जैसे ही रोड का सुपीरियर होते जाता है, ठीक है, सुपीरियर द रोड कैम्बर विल डिक्रीजेस। पढ़े थे, कैम्बर क्या होते जाता है, कम होते जाता है। ठीक है, तो इसमें से आंसर क्या हो जाएगा, सुपीरियर द रोड कैम्बर डिक्रीज हो रहा है, मतलब उसको जेंटलर बोल देते हैं। क्या बोल दिया जाता है, जेंटलर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका
बी। ठीक है, अगर इंफीरियर रोड की क्वालिटी इंफीरियर रहती तो स्टीपर रहता कैम्बर। अगर रोड की क्वालिटी इंफीरियर पूछा जाता तो आंसर क्या हो जाता आपका स्टीपर, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है सुपीरियर द रोड, तो कैम्बर क्या हो जाएगा आपका जेंटलर या फिर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, या लेस बोल सकते हो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द कन्वेक्सिविटी प्रोवाइडेड टू द कैरिज वे बिटवीन द क्राउन एंड एज पेमेंट इज नोन एज। जो भी कन्वेक्सिविटी प्रोवाइड किया जाता है किसके किसके बीच में, क्राउन, ठीक, और एज के बीच में, ये क्या कहलाता है, जो कन्वेक्सिविटी प्रोवाइड किया जाता है क्राउन और एज के बीच में वो कहलाता है आपका कैम्बर। क्या कहलाता है, कैम्बर। तो आंसर क्या आ जाएगा बी। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ कैम्बर रिकमेंडेड फॉर सीसी रोड्स इन एरिया ऑफ हेवी रेनफॉल। हेवी रेनफॉल के केस में सीसी रोड में आपका कैम्बर की वैल्यू क्या होती है, तो हमने एक डिटेल में पढ़ा था। ठीक है, क्या पढ़ा था, सीसी रोड या फिर हाई बिटुमिनस टाइप सरफेस, इन सब के लिए कितना था, अगर हेवी रेनफॉल हो तो और लाइट रेनफॉल। ठीक है, हेवी के लिए कितना था 1/50, लाइट के लिए 1/60। लाइट के लिए क्या था 1/60, याद आया। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका हेवी रेनफॉल के केस में 1/50, आंसर सी। क्वेश्चन सिर्फ इसी से नहीं और दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है, थिन बिटुमिनस सरफेस के लिए भी पूछा जा सकता है, पढ़े हुए हैं अपन 1/40 और इस केस में 1/50। ठीक, उसके बाद WBM और ग्रेवल 1/33 और 1/40, और लास्ट आपका था अर्थन रोड। अर्थन रोड के लिए कितना था 1/25 और 1/33, पढ़े थे IRC रिकमेंडेशन के हिसाब से। ठीक है, तो क्लियर है, आंसर क्या हो जाएगा आपका 1/50। आगे बढ़ते हैं, चौथा क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग ट्रेन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टिफनेस। ठीक है, स्टिफनेस के हिसाब से इसको अरेंज करना है। क्वेश्चन में दे दिया गया है प्लेन टेरेन, स्टीप टेरेन, माउंटेनियस और रोलिंग, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, प्लेन टेरेन क्या होता है, अगर क्रॉस स्लोप, प्लेन टेरेन क्या होता था, क्रॉस स्लोप 0 से 10%, पढ़े थे। आपका प्लेन के बाद आया था रोलिंग, रोलिंग क्या होता था 10 से 25। ठीक, और उसके बाद आया था माउंटेनियस 25 से 60%, और अगर 60% से ग्रेटर देन 60% हो तो उसको बोल दिया जाता था स्टीप ट्रेन। तो यहाँ से आप सीक्वेंस जमा सकते हैं, कौन से ऑर्डर में बोला, इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे कम क्या है प्लेन ट्रेन, तो आंसर क्या हो जाएगा 1। ठीक, उसके बाद 4, ठीक, 25 से 60 3, और लास्ट में स्टीप ट्रेन 2। ठीक, आंसर क्या आ जाएगा 1432, 1432, 1432, आंसर हो जाएगा आपका बी। आंसर क्या हो जाएगा बी। क्यों होगा, ये उसके स्टिफनेस के हिसाब से। ठीक है, जितना क्रॉस स्लोप ज़्यादा होगा उतना स्टिफर होगा। ठीक है, ये भी हम लोग देख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ऑफ वे क्या होता है। राइट ऑफ वे इज द विड्थ इन विच, तो राइट ऑफ वे के बारे में हमने पढ़ा है। राइट ऑफ वे होता है जो भी आपका फॉर्मेशन विड्थ या रोडवे होता है, फॉर्मेशन विड्थ या फिर रोडवे, उसमें रोड मार्जिन अगर ऐड कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, रोड मार्जिन, तो आपका मिल जाता है राइट ऑफ वे। हमने कुछ इस तरीके से पढ़ा था। सबसे पहले क्या आता है, कैरिज वे। क्या आता है, कैरिज वे। कैरिज वे के बाद शोल्डर ऐड कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, शोल्डर ऐड कर दिया जाए। शोल्डर ऐड करने से हमको क्या मिला था, रोडवे या फॉर्मेशन विड्थ।
फिर आपका क्या आया था, रोड मार्जिन, क्या आया था, रोड मार्जिन, ठीक है। तो जो रोड मार्जिन रहता है उसको मिला के बन गया था अपना राइट ऑफ वे, क्या था, राइट ऑफ वे, पढ़े थे, ठीक है। तो इसमें देखते हैं राइट ऑफ वे क्या, कैरिज वे प्लस शोल्डर, ये तो आपका रोडवे कहलाता है या फॉर्मेशन विड्थ कहलाता है, क्या कहलाता है, रोडवे या फिर फॉर्मेशन विड्थ, ठीक है। कैरिज वे प्लस शोल्डर प्लस रोड मार्जिन, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका कैरिज वे है, ये आपका शोल्डर है, ठीक है, और ये आपका है रोड मार्जिन, ठीक। कैरिज वे, शोल्डर और रोड मार्जिन को मिला के क्या बनेगा आपका, राइट ऑफ वे इन बिटवीन बिल्डिंग लाइन, नन ऑफ द अबव, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका बी, आंसर क्या हो जाएगा बी, क्लियर है। आगे बढ़े, एज पर आईआरसी लेटरल फ्रिक्शन कोफिशिएंट, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है वो आपको पता होना चाहिए। इसमें पूछा गया है लेटरल फ्रिक्शन कोफिशिएंट, क्या, लेटरल, अगर इसी को लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं तो आंसर अलग होगा। तो लेटरल फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना होता है, 0.1, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल पूछा जाता है तो 0.35 से 0.4 तक होता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा 0.15, आंसर ए। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एज स्पीड इंक्रीजेस लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन कोफिशिएंट, सिंपल सी बात है, इंक्रीज स्पीड अगर इंक्रीज होता है तो लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है, क्योंकि स्पीड जितना ज़्यादा होगा उतना ही फ्रिक्शन कम होगा। साथ ही साथ अगर वेट है कोई भी रोड तो भी उसका फ्रिक्शन कम होगा, टायर का लोड ज़्यादा है और वेट कंडीशन में है रोड तो भी फ्रिक्शन कम होगा, अगर वही रोड सूखा है और टायर क्या हो, खराब हो, तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, ठीक है। ये सब चीज़ें कॉमन सेंस वाली है, ठीक है, बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं तो ध्यान में रखेंगे, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, इसे पूछ दिया पिक द इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़िए, इसमें करेक्ट स्टेटमेंट नहीं पूछा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया, ठीक है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें से क्या है देखते हैं। सबसे पहले दिया गया है, एज टायर प्रेशर एंड लोड इंक्रीजेस फ्रिक्शन कोफिशिएंट डिक्रीजेस, जब टायर प्रेशर और लोड बढ़ाते हैं तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, डिक्रीज होता है, सही है, सही है, ठीक है। प्रेशर बढ़ने से, लोड इंक्रीज करने से आपका जो भी फ्रिक्शन है वो क्या होता है, कम होता है। स्मूथ एंड वेट सरफेस विल हैव लेस कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, स्मूथ और वेट सरफेस है उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम होता है, ये भी सही है, तो आंसर बी भी सही है, ठीक। ओल्ड टायर्स आर मोर डिपेंडेबल देन न्यू वंस इन रेनी सीजन, आपका रेनी सीजन है तो क्या पुराना टायर अच्छा रहेगा कि नया टायर ठीक रहेगा, सिंपल बात है, पुराना टायर अच्छा नहीं होता है, किस कंडीशन में, रेनी सीजन में। आपका खुद का अगर गाड़ी का ही देख लीजिए, बाइक का, ठीक है, बाइक जो है स्लिप हो जाता है, स्किड हो जाता है बरसात के दिनों में, क्यों, अगर पुराने चक्के लगे हों तो, ठीक है। और वहीं पे अगर नया टायर है तो आसानी से स्लिप नहीं होता है, क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन ज़्यादा होता है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है, ठीक है, स्पेशली रेनी सीजन में। अगर नॉर्मल सूखा सीजन है तो एक बार आप बोल सकते हैं कि पुराने जो चक्के हैं वो आपके लिए ठीक है, लेकिन रेनी सीजन में आपके लिए सेफ नहीं है, तो ये जो स्टेटमेंट है आपका गलत हो जाएगा, आप रेनी सीजन में न्यू टायर के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करेंगे या फिर भरोसा करेंगे, ठीक है। फॉर ए 4 लेन रोड द विड्थ ऑफ कैरिज वे इज 14 मीटर, ये भी आंसर सही है, क्यों, हमने पढ़ा है कि जैसे ही मल्टीपल लेन आता है तो ईच लेन के लिए आपका विड्थ कितना हो जाता है, 3.5 टाइम ऑफ नंबर ऑफ लेन, तो 3.5 इंटू 4 करेंगे कितना आएगा, 14 मीटर, ठीक है। तो ये 4 लेन के लिए पूछा, वैसे 3 लेन के लिए भी पूछ सकता है, 3 लेन के लिए कितना हो जाएगा, 3.5 इंटू 3 10.5,
दो लेन के लिए हो जाएगा 3.5 इंटू 2 7, ठीक है, विदाउट राइट कर्व ना, अगर राइट कर्व आ जाएगा तो 0.5 ऐड हो जाता है, 7.5 हो जाता है, ठीक। तो ये भी पढ़ेंगे धीरे से, आगे बढ़ते जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कैम्बर, फिर से कैम्बर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है आपका। पैराबोलिक कैम्बर इज स्टीप एट एजेस एंड फ्लैट एट सेंटर। जो पैराबोलिक कैम्बर रहता है वो स्टीप रहता है एज पे और फ्लैट रहता है सेंटर पे, क्या सही है? कुछ इस तरीके से रहता है आपका पैराबोलिक कैम्बर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहता है, ये स्ट्रेट रहता है, क्या रहता है, स्ट्रेट, और यहाँ पे क्या रहता है, एजेस पे ज्यादा रहता है, स्टीप रहता है। तो पहला क्या है, सही है, ठीक है। सेकेंड, स्ट्रेट कैम्बर इज प्रीफर्ड फॉर सीसी पेमेंट, सीसी पेमेंट के लिए हम लोग स्ट्रेट कैम्बर यूज करते हैं, सही है, आरसीसी और सीसी दोनों के लिए रहता है, ठीक। नेक्स्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेट एंड पैराबोलिक कैम्बर इज बेस्ट फ्रॉम ऑल कंसिडरेशन, सही है, कंबाइन अगर यूज करेंगे वो ज्यादा बेटर है कि पैराबोलिक का रिजिड दोनों का कॉम्बिनेशन, ठीक है, पैराबोलिक का स्ट्रेट। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, तीनों सही है, तो ऑल ऑफ दी करेक्ट। क्वेश्चन पूछा विच ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो कौन सा है, डी आंसर हो जाएगा आपका, 9th का डी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन, पिकअप द इनकरेक्ट पेयर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, क्या पूछा गया, इनकरेक्ट पेयर ना कि करेक्ट पेयर, पहला चीज। सेकंड, टाइप ऑफ रोड दे दिया है, उसका विड्थ दे दिया, सिंगल लेन का 3.75 मीटर होता है, सही है, पढ़े हुए हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट, डबल लेन विथ रेज्ड कर्व, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, डबल लेन तो बोला गया है लेकिन विथ रेज्ड कर्व, क्या बोला गया है, विथ रेज्ड कर्व, ठीक है। तो विथ रेज्ड कर्व और विदाउट रेज्ड कर्व में हम लोग डिफरेंस पढ़े थे, ठीक है। कोई भी डबल लेन होता है अगर विदाउट रेज्ड कर्व है तब 7 मीटर होता है, विथ रहता है तो क्या हो जाता है 7.5 मीटर, कितना होता है 7.5 मीटर, ठीक है। इंटरमीडिएट लेन 5.5 मीटर, ये भी सही है। 3 लेन आपका 3.5 इंटू 3 10.5, ये भी सही है, 3.5 इंटू 3 इक्वल टू 10.5 मीटर, क्लियर है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, क्वेश्चन में क्या पूछा, इनकरेक्ट पेयर, इनकरेक्ट पेयर आपका बी, आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है, करेक्ट आंसर आपका बी, ठीक है, इनकरेक्ट पेयर कौन सा। 11th क्वेश्चन चलते हैं, फॉर्मेशन विड्थ फॉर नेशनल हाईवे सिंगल लेन रोड इज, जो भी नेशनल हाईवे रहता है उसका फॉर्मेशन विड्थ कितना होता है, फॉर्मेशन विड्थ में क्या क्या इंक्लूड रहता है आपका, कैरिज वे और शोल्डर्स, ठीक है। तो नेशनल हाईवे का जो फॉर्मेशन विड्थ होता है वो होता है 12 मीटर, क्या होता है 12 मीटर, तो आंसर क्या हो जाएगा सी, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन पूछा गया, इफ द विड्थ ऑफ ए पेमेंट इज 5.5 मीटर देन व्हाट इज कॉल्ड, अगर विड्थ ऑफ पेमेंट 5.5 मीटर तो उसको क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, हम लोग पढ़ चुके हैं, इंटरमीडिएट लेन, क्या बोला जाता है, इंटरमीडिएट लेन। सिंगल लेन रहता था 3.75, डबल लेन रहता तो विदाउट रेस्ट कप 7, विथ रेस्ट कप 7.5, मल्टी लेन है तो 3.5 मीटर फॉर ईच लेन, ठीक। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द फुल विड्थ ऑफ लैंड रिक्वायर्ड बिफोर फाइनलाइजिंग हाईवे अलाइनमेंट नोन एज, ठीक है, हाईवे अलाइनमेंट करने से पहले फुल विड्थ जो भी एक्वायर किया जाता है रोड के लिए वो क्या कहलाता है, ठीक है, वो आपका कहलाता है, विड्थ फॉर्मेशन नहीं कहलाता है, राइट ऑफ द वे, कैरिज वे, रोड वे, तो ये कहलाता है आपका राइट ऑफ वे, क्या कहलाता है, राइट ऑफ द वे, ठीक है। फॉर्मेशन विड्थ नहीं कहलाता, फॉर्मेशन विड्थ और रोड वे तो ये दोनों सेम होते हैं, जो कि होता है कैरिज वे और शोल्डर, ठीक है। तो आपका आंसर क्या जाएगा, राइट ऑफ दी वे। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, एक्सेस ऑफ कैम्बर इज नॉट प्रोवाइडेड ऑन द रोड बिकॉज ऑफ, ठीक है, जो भी कैम्बर है उसको हम एक्सेस नहीं दे सकते, क्यों नहीं दे सकते, तो देखते हैं क्यों नहीं दे सकते, ठीक है। ट्रांसवर्स टिल्ट कॉज अनकंफर्ट, अगर ट्रांसवर्स टिल्ट ज्यादा होगा तो क्या होगा, अनकंफर्टेबल लगेगा, सही है। अब फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस रट्स, अगर कैम्बर ज्यादा देंगे तो क्रॉस में क्या होंगे, रट्स पैदा होंगे, ये भी सही है। थर्ड, ऑफ लाइकलिंग टॉपलिंग ओवर ए हाईली लेडन बुलॉक कार,
टॉपलिंग पॉसिबल है नहीं, ये कैम्बर इतना भी नहीं देते हैं हम लोग कि टॉपलिंग पॉसिबल हो, तो ये थर्ड आपका हो जाएगा। आप हायर कॉस्ट इन्वॉल्व, सिंपल सी बात है, कैम्बर जितना ज़्यादा देंगे कास्ट उतना ही ज़्यादा हो। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 1 2 4, क्या हो जाएगा 1 2 4, तो इसमें से सी, आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। ठीक है।